नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मतभेदों के बावजूद संसद चलाने पर प्रधानमंत्री का जोर। सर्वदलीय बैठक में चुनाव से पहले बजट पर विपक्षी दलों का ऐतराज। पहले 2 दिन का बहिष्कार करेगी टीएमसी। अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान। जीडीपी के आंकड़ों पर उठाए सवाल। पंजाब में बीजेपी बीएसपी की चुनावी रैलियां। मायावती का बीजेपी पर रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश का आरोप। नोटबंदी पर अखिलेश यादव के सवाल। विनोद राय की अगुवाई में बीसीसीआई के प्रशासकों का पैनल गठित। रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमय और डायना एंड्रूजी शामिल। खेल मंत्रालय के सचिव को भी शामिल करने से इनकार। एटीएम से निकासी पर पाबंदी हटी। 1 फरवरी से लागू। बचत खाते के लिए हफ्ते में 24,000 की सीमा बरकरार। और आइए देखते हैं पहली खबर। पांच चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में आज बीजेपी और बीएसपी ने रैलियां की तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर अकाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश रच रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा और कासगंज समेत 5 चुनावी सभाएं की। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बीजेपी और बीएसपी ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। अमृतसर में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है, और उनको मालूम नहीं है कि जनता है सब जानती है। फगवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने दलित एकता पर जोर दिया। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है और इससे निपटना जरूरी है। मायावती ने आरोप लगाया कि सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना तैयारी लागू की गई नोटबंदी का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बताओ, अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बता दो, किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बताओ, और अच्छे दिन कैसे होते हैं ये तो कोई बताए हमें। अच्छे दिन के बहाने उन्होंने नोट बंद कर दिए, कहीं भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तब कम होगा जब हम और आप तय करें कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। इससे पहले रविवार को लखनऊ में अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इस रोड शो को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गोवा के मापसा में रैली की। उन्होंने इस मौके पर गोवा की बीजेपी सरकार पर करप्शन के आरोप लगाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन गोवा की जनता को सच्चाई पता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर सख्ती से काम किया जाएगा। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, खुशी से यहां कहना चाहता हूं
कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे, 60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। और चुनावी हलचल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ द ट्रिब्यून के एसोसिएट एडिटर हैं केवी प्रसाद साहब। स्वागत है आपको सर। धन्यवाद। मैं अगर बड़े तौर पर बात करूं, करप्शन एक मुद्दा रैलियों में दिख रहा है जी। चाहे वो पंजाब की बात करूं जहां अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। गोवा में भी यही मुद्दा कमोबेश दिख रहा है, उठाया जा रहा है, भले जनता के बीच में हो। कितना आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है जनता के बीच में असरदार हो रहा है, या फिर जनता इसको लेकर वाकई अपना मन बनाएगी? कविन जी, अगर मैं कहूँ कि करप्शन हर चुनाव में मुद्दा बनता है, लेकिन आप जो एक निर्णायक हुआ था करप्शन को लेकर, शायद एक बहुत पहले हुआ था जब वो फोर्स का मुद्दा उठाया गया था सन 89 में। तब एक मुद्दा तब बना था, बड़ी जोर से करप्शन को लेकर हुआ था। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत और तेजी से पकड़ा 2014 के लोकसभा में जी। ये दो ऐसे जिसे कहते हैं कि ऊंचाई में दिखाया गया। उसके बाद भी लगातार करप्शन के ऊपर हर प्रांतीय चुनाव में और लोकसभा में ये उठते गए हैं बाकायदा। जनता को पता है और उसी हिसाब से है। लेकिन अन्य मुद्दे अगर भारी पड़ जाते हैं तो करप्शन का मुद्दा थोड़ा सा, अब पंजाब में इस बारी जो फर्क इसमें है कि वहां पे आम आदमी पार्टी उतरी है मैदान में, क्योंकि पिछले लोकसभा में उनके 4 सीटें आई थी। उसके बाद से एक लोगों में ये जरूर एक दिख रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी कुछ करे। अब वो कितने हद तक जाएंगे, क्योंकि एक पिछला 2007 का अगर आप चुनाव देखें पंजाब में, माफ कीजिए 2012 का, उसमें ये जो मनप्रीत बादल हैं उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई थी और वो भी करप्शन के मुद्दे पे अलग बनाई थी। लगातार भीड़ उनके रैलियों में पहुंचती रही, लेकिन जब चुनावी बक्से खुले तो वोट में तब्दील नहीं हुई। तो ये एक माहौल भी देखा पंजाब में लोगों ने। तो ये सब चीजें होती हैं। अब क्या मन जनता और वोटर ने क्या मन बनाया वो बताता तो है नहीं आज की तारीख में। लेकिन पंजाब में क्या ये जो आम आदमी फैक्टर है, इसके अलावा बीएसपी हालांकि जोर मारती रही है, लेकिन चुनावी परिणाम में मैं कहूं कि वो तब्दील नहीं हुई है। इस बार भी क्या कुछ इसी तरह की उम्मीद दिख रही है? क्योंकि रैलियों में भीड़ आना और पंजाब में वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाना, ये नामुमकिन सा दिखता है। नहीं, देखिए बीएसपी का वर्चस्व रहा है। सारे आंकड़े आपको बताते हैं कि पूरे भारत में अगर किसी कोई एक राज्य है जहां पे दलित सबसे ज्यादा संख्या में है तो 30-34% शायद दलित वोट है वहां पंजाब की। तो मेरे ख्याल से किसी और राज्य में इस तरह प्रभाव नहीं। लेकिन वो पॉकेट्स में भी है, कई जगह हैं, लेकिन जो वर्गीकरण अलग होता है उसमें। सिवाय 96 की बात है जब कांशीराम जी नेता थे, पीएसपी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का और 3 सीटें उनकी निकली थी लोकसभा में। लेकिन 97 में वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मिले उनको सीटें। उसके बाद बीएसपी में भी विभाजन होता रहा। कुछ बीएसपी के नेता इधर है, कुछ कांग्रेस। आज की तारीख में बीएसपी की तरफ से जो पहले एक विधायक था वो आज कांग्रेस पे लड़ रहा है। कांग्रेस के एक सांसद बीएसपी की सीट से लड़ रहे हैं। तो ये दल और आस्थाएं पहचान नहीं है एक तरीके से, वो रहता है। तो वो ये कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति, कई जगह होता है कि उस व्यक्ति का विशेष का प्रभाव होता है तो वो अपने प्रभाव को दल की तरफ जोड़ के बना लेता है कॉम्बिनेशन। तो वो यूपी के जैसे बीएसपी का एक मान के चलते हैं, वो पंजाब में उस तरह से कुछ चुनाव में नजर नहीं आया। पंजाब में अगर मैं तीनों पार्टियों का खासतौर पर बात करूं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल की, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए हैं, ऐसा लगता है कि सब एक ही ट्रैक पर हैं। ऐसा क्यों है? क्या वाकई पंजाब की जनता जो है और फ्रिस्बीज को लेकर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, या फिर बड़े मुद्दों से भटकाने के लिए पार्टियां एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाह रही हैं इसका जरिए? नहीं, देखिए पॉपुलर जब आप फ्रीबीज अब हर जगह हो गया, कोई एक प्रांत में आप नहीं कह सकते या एक राज्य में नहीं है। अब यूपी में भी पिछले चुनाव में जी कंप्यूटर बटे थे, आज कह रहे हैं कोई सेलफोन देगा। तमिलनाडु में लोग बड़ी कहते थे ग्राइंडर बांट रहे हैं, सोना दे रहे हैं, बकायदा कई सारी चीजें। तो अब तो हर पार्टी हर राज्य में इस तरह का कोई ना कोई फ्री भी देता है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर टिप्पणियां तो की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं हो पाया उस चीज पर। तो
अब एक पार्टी कर रही तो प्रतिस्पर्धा तो है, तो आप ये तो नहीं कह सकते आप नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से किसानों के मुद्दे उठे थे वो उतनी ज्यादा तरजीह नहीं मिली नहीं, वो सब रैलियों है, में। नहीं वो सब है, वो अपनी जगह रहेंगे। देखिए वो मुद्दे हैं, वो तो एक रोजी रोटी से सवाल जुड़ा हुआ है, आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, कई सारी चीजें। हालांकि आज कई अखबार, हमारे अखबार में शायद एक जगह किसी रीडर का लेटर भी छपा है कि भाई पंजाब में ये संस्कृति नहीं है कि 5 रुपए में खाना, उस तरह से कि एक ये यहाँ का आदमी वो इस तरह डोल पे नहीं जीता, क्योंकि पंजाब में एक वो एक कमाकर खाने का जो कमाकर अपना मतलब अपने बलबूते पे कमाई करेंगे, काम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, इंडस्ट्रियस लोग हैं, तो उनको इस तरह की चीज नहीं दिखाई करके लोगों ने, एक आदमी ने चिट्ठी भी लिखी, वो एक आपको अलग चीज दिखाता है। लेकिन जब वोटर का प्रोफाइल बदल रहा है, कई चीजें आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी को लगा कि भाई मैं इस तरह का कोई चीज ऑफर कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो तो खैर चुनाव जब 4 तारीख को लोग वोट करेंगे तो अपने हिसाब से बात करेंगे उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। प्रधानमंत्री का कहना है कि चुनाव के दौरान कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद संसद को काम करना जारी रखना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले बजट पर आपत्ति जताई। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बजट से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस और सीपीएम ने बजट सत्र के पहले हिस्से में नोटबंदी के मसले पर चर्चा कराने की मांग भी रखी। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में सत्र के पहले 2 दिन कार्यवाही में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है। मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले सोमवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। सबका एक ही राय था, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए, दोनों पार्ट के बजट सत्र चलना चाहिए और बहस होना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बैठक में 5 राज्यों से पहले बजट पर ऐतराज जताया। इन दलों ने सरकार से कहा कि बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं हो जिसका बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचे। विपक्षी दलों ने मार्च में होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से से पहले एक और सर्वदलीय बैठक की मांग रखी। इन दलों ने साफ कर दिया कि बजट सत्र में वो नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े, और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। वो निश्चित रूप से वो बजट जो है वो फेल हो जाएगा अपने मकसद से, जब तक आपको अप टू डेट आंकड़े और परिस्थिति नहीं मालूम। अब डीमोनेटाइजेशन का असर जो पड़ा उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा इस बजट में। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी का कोई भी सांसद बजट सत्र के पहले 2 दिन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में ये फैसला किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीएमसी चिटफंड मामले में पार्टी के सांसदों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी संसद में उठाएगी। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। मंगलवार को ही आर्थिक सर्वे पेश किया जाना है। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार से अलग रेल बजट की परंपरा भी खत्म कर दी गई है। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चलेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबी चौड़ी घोषणाओं के बजाय निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में आज ज्यादा मजबूत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को केंद्र सरकार की आर्थिक विफलताओं पर एक पुस्तिका जारी की।
उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश की गई है। मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विकास दर का अनुमान घटा दिया है। That the Indian economy is not in good shape is now obvious. Even the International Monetary Fund has projected that the growth rate of India in this current fiscal year will not be 7.6%, but less than that 6.6%. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। Most important question is, where are the jobs? The second question is, where is new capital investment? And the third question is, how are businesses being helped to grow and expand and employ more people? वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपीए के 10 साल के आंकड़ों की तुलना हमारे 3 साल के काम से कर रही है। Where are they degraded? What are the international rating agencies that they're talking about? If anything, because of demonetization, without much data in their hand, they are only speculating on what impact it might have on 1/4 of the economy. मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने वाला है। इसमें अर्थव्यवस्था की दशा दिशा की जानकारी होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र से पहले विजय माल्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर से आमने सामने है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि माल्या को यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के कहने पर कर्ज मिला। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि माल्या का कर्ज किसने माफ किया और देश से भागने में किसने मदद की। बीजेपी ने विजय माल्या को लेकर सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने आरोप लगाया कि साल 2004 और 2008 में यूपीए सरकार के दौरान ही माल्या की कंपनी को कर्ज मिला था। इसके बाद 2010 में कर्ज चुकाने की शर्तों में बदलाव किया गया। बीजेपी का आरोप है कि माल्या ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को चिट्ठियां लिखकर मदद मांगी थी। Mr. Malia met Mr. Prime Minister. He apprised that he needed certain help. Mr. Prime Minister guaranteed him of help. Mr. Prime Minister told him to meet his top bureaucrat, and Mr. T.K.A. Nair, the principal advisor to the then Prime Minister of the country, Mr. Manmohan Singh, talks to all other concerned ministries to see to it that Mr. Vijay Malia is helped. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चिट्ठियां हर प्रधानमंत्री के पास आती हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। Who permitted Vijay Maल्या to escape? Who waived 1200 crore rupees of money of Vijay Maल्या? Who permitted Mr. Vijay Maल्या to become a member of parliament in 2010? माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। लंदन में रह रहे माल्या को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। पणजी में उन्होंने कहा कि एनसीपी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया कि एनसीपी और बीजेपी नजदीक आ रहे हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है और इसके बाद ये खबरें आ रही थीं कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को एनसीपी समर्थन कर सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मुंबई के करीब भिवंडी की अदालत में पेश हुए। उन पर आरएसएस पर उनके विवादित बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। अदालत ने मुकदमे में राहुल गांधी के रिकॉर्डिंग की याचिका पर सुनवाई 3 मार्च तक स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई में पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मेरी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। वही विचारधारा जिसने गांधी जी की हत्या की, वही विचारधारा जो गांधी जी को खादी ग्रामोद्योग के पोस्टर से हटा रही। आरबीआई ने एटीएम से एक दिन में 10,000 निकासी की सीमा खत्म कर दी। अब 1 फरवरी से एटीएम से 10,000 से ज्यादा की निकासी की जा सकती है। हालांकि बचत खाते के लिए हफ्ते में 24,000 की सीमा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही चालू खाते से राशि निकालने की सीमा खत्म कर दी गई।
चालू खाते के नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। इससे पहले 16 जनवरी को आरबीआई ने एटीएम से कैश निकालने की सीमा 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी थी। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद सबसे पहले एटीएम से नकद निकासी की सीमा 2,500 तय की गई थी। जीएसटी परिषद के फैसले के विरोध में आज 70,000 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर ऑफिस में काम किया। उनका आरोप है कि परिषद के फैसलों का उनके काम और हितों पर सीधा असर पड़ेगा। जीएसटी परिषद के हाल ही में किए फैसलों के खिलाफ अप्रत्यक्ष कर विभाग के करीब 70,000 कर अधिकारी और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इनकी दलील है कि जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले राज्यों की तरफ झुके हुए हैं, जो केंद्र के शुल्क लगाने और कर संग्रह के काम के लिए अच्छा नहीं है। एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है सारी पावर्स स्टेट्स को देने के लिए, तो हमारा कंसर्न यही है कि जीएसटी तो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें पावर्स यूनियन ऑफ इंडिया के पास हो, सेंटर के पास हो, और हम लोगों के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट ना हो बिल्कुल भी। वाम दलों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की आशंकाओं पर विचार करना चाहिए। Finance Ministry and Finance Minister Mr. Arun Jaitley will have to address these concerns without any delay. This is an understanding between the state finance ministers and the central finance ministers. Major policy question cannot be questioned by the staff association. So I feel that they should go by the government's decision. जीएसटी परिषद की 16 जनवरी की बैठक में राज्यों को 12 समुद्री मील के क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने की इजाजत देने पर सहमति बनी थी। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले 90% करदाताओं को राज्य के दायरे में लाने का फैसला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को चलाने के लिए पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रशासकों का एक पैनल बनाया है, जिसमें इतिहासकार रामचंद्र कोहा, आईडीएफसी लिमिटेड के एमडी विक्रम लिमय और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना इंडोलजी भी शामिल हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने खेल मंत्रालय के सचिव को प्रशासकों के पैनल में शामिल करने की केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी। फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली आईसीसी की बैठक में अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमय बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही तीसरे सदस्य के तौर पर अनिरुद्ध चौधरी भी बोर्ड की ओर से शिरकत करेंगे। प्रशासकों का पैनल बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज को देखने के साथ ही लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अमल को भी सुनिश्चित करेगा। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू न करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश भर में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने किसानों, मजदूरों के खिलाफ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। आज से 100 साल पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर इसे वापस ले लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजी शासन की नींदें उड़ा दी। साल 1942 में जब उन्होंने करो या मरो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका तो अंग्रेजी शासन की चूलें हिल गईं और 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ। साल 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। बापू का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।